स्टूडेंट हर बार साइकिल मर्ज हो रही है और इस बार भी वो एग्जाम जो जून में कंडक्ट होना चाहिए था वो कंडक्ट हुआ है अक्टूबर में। तो क्या दिसंबर 2022 में एग्जाम कंडक्ट होना है? अगर प्रैक्टिकली इस चीज को देखें तो ये पॉसिबल नहीं है, बट हम ये मान के चल सकते हैं कि अब ये एग्जाम कंडक्ट होगा नेक्स्ट ईयर 2023 के अंदर। डेट्स यूजीसी अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी सही समझेगा रिलीज करेगा। हो सकता है कि एग्जाम फरवरी में कंडक्ट हो सकता है कि जून में ही कंडक्ट हो। इन दोनों ही चीजों को कंसीडर करते हुए हम लोग किस तरीके से आने वाले एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके ऊपर एक स्ट्रैटेजी पे आज बात करेंगे। स्टूडेंट मैं अनुराग शर्मा नेट क्रैकर्स पे आप सबका स्वागत करता हूं। तो स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस के हमारे एग्जाम को लेके जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि पॉलिटिकल साइंस को एज अ सब्जेक्ट आप कैसे कंसीडर करते हैं। देखिए, सब्जेक्ट की वेटेज को अगर समझा जाए तो पिछले कुछ सालों में पॉलिटिकल साइंस एक बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट के तौर पर सामने आया है। पूरे देश की यूनिवर्सिटी में शायद ही ऐसा कोई कॉलेज हो जहां पर पॉलिटिकल साइंस एज अ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जाता ग्रेजुएशन या मास्टर्स के अंदर। और वहीं पर सिविल सर्विस जैसे एग्जाम्स में भी एक बहुत पॉपुलर सब्जेक्ट रहता है पॉलिटिकल साइंस। पर इसके अगर कोर को समझा जाए तो क्या सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन तक सीमित है? हम जब भी सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हमारे क्रक्स जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, आर्टिकल्स को लेके। बट जो उसका कोर एरिया है वो सारा का सारा बेस्ड है पॉलिटिकल थ्योरीज के ऊपर, वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के ऊपर, कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर और इंटरनेशनल रिलेशंस जैसे एरिया के ऊपर। तो आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से 2023 के एग्जाम को लेके आप अपनी प्रिपरेशंस को मजबूत कर सकते हैं। स्टूडेंट अगर कॉम्पिटिटिव लेवल पे यूजीसी नेट एग्जाम को और उसके सिलेबस को समझा जाए तो इस समय एकेडमिक्स में इंडिया में होने वाला सबसे टफ एग्जाम है यूजीसी नेट। अगर इसके सिलेबस को आप पूरा समझेंगे तो कोर एरियाज और जो बेसिक एरिया है, दैट मीन्स ग्रेजुएशन का जो सिलेबस होता है और जो मास्टर्स का सिलेबस होता है, दोनों का एक समन्वय बना के यूजीसी एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछता है। बट क्वेश्चंस की डेप्थ क्या हो ये डिपेंड करता है। कई बार आपको बहुत बेसिक क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, कई बार आपको बहुत टफ लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि यूजीसी नेट में आने वाले क्वेश्चंस काफी अलग तरीके से पूछे जाते हैं, जिसमें बहुत बेस क्वेश्चन भी आपको टफ लगते हैं। उसका एक बड़ा रीजन ये है कि या तो मोस्टली स्टूडेंट्स ने अपनी ग्रेजुएशन के टाइम पर जो स्टडी की, जो प्रिपरेशन करी, वो उतना ज्यादा ठीक से फोकस नहीं हो पाया, या मास्टर्स के समय में अगर आप किसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं विच इज नॉट फॉलोइंग द सेंट्रल यूनिवर्सिटी सिलेबस, तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है कि आपने डिफरेंट एरियाज को पढ़ा है यूजीसी नेट के सिलेबस से हटके। तो ऐसे में जब आप आंसर करते हैं इन क्वेश्चंस का तो उसमें आपको क्लियरली नजर आता है कि आपकी नॉलेज उस पर्टिकुलर एरियाज के अंदर काफी ज्यादा नैरो है। और यूजीसी नेट के सिलेबस की अगर डेप्थ की बात की जाए या वाइडनेस की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं कि 10 यूनिट के अंदर एन नंबर ऑफ टॉपिक्स को कवर अप किया जाता है। बट इन 10 यूनिट्स को समराइज कैसे किया जाए? अगर मैं कोर एरियाज की बात करूं तो सबसे पहला एरिया हमारा आता है पॉलिटिकल थॉट्स एंड थ्योरी। इसके अंदर हमारे सिलेबस में 3 यूनिट्स कवर अप होती हैं। पहली यूनिट है हमारी जिसमें आप थ्योरी, ट्रेडिशन, कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं। तो इसमें हमारी पहली यूनिट है जिसमें आप पढ़ते हैं थ्योरी को, कॉन्सेप्ट्स को, ट्रेडिशंस को। फॉर एग्जांपल पावर क्या है, रियलिज्म क्या है, लिबरलिज्म क्या है, इस तरह के बेसिक एरियाज को। फिर आती है सेकंड यूनिट जहां पे आप डील करते हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से। इसके बाद यूनिट नंबर 3 डील करने जा रही है आपकी इंडियन पॉलिटिकल थॉट के साथ। अब ये 3 यूनिट आपके सिलेबस में सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट क्यों है? बिकॉज इन 3 यूनिट को पढ़ के ही बाकी सिलेबस शायद आपके लिए कैच करना इजी हो जाता है। अनटिल अनलेस आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को अच्छे से नहीं समझते हैं, नहीं पढ़ते हैं, जब तक थ्योरीज को या कॉन्सेप्ट्स को समझना कहीं हद तक इनकम्प्लीट होता है। मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूं। अगर आप रियलिज्म पढ़ने जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपको थॉमस हॉब्स को, जीन बुडीन को, इन थिंकर्स को समझना पड़ेगा। बट अगर आपने पहले ही थॉमस हॉब्स को पढ़ लिया है, दैट मीन्स यूनिट नंबर 2 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट अगर आपको अच्छे से कवर अप हो चुकी है, समझ चुके हैं आप कॉन्सेप्ट्स को, तो यूनिट नंबर 1 कंपेरेटिवली आपके लिए बहुत ईजी हो जाती है। इन 2 यूनिट्स को पढ़ने के बाद अब जब यूनिट नंबर 3 को पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट को, तो एक चीज कहीं ना कहीं हमें समझ में आती है कि मोस्ट ऑफ आवर कॉन्सेप्ट जो कि हम यूनिट नंबर 3 के अंदर पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स में, वो बोरो किए गए हैं वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से। हमारे ज्यादातर थिंकर या तो कार्ल मार्क्स को फॉलो कर रहे हैं, लिबरल आइडियाज को फॉलो कर रहे हैं, सोशलिस्ट आइडियाज को फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे में जब यूनिट नंबर 2 वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट और 1 यूनिट जो है हमारी पॉलिटिकल थ्योरीज को आप पढ़ जाते हैं तो यूनिट नंबर 3 कंपेरेटिवली आपके लिए इजी हो जाती है। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन का आपके जो नोट्स हैं या जो सिलेबस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बच्चे कई बार पूछते हैं सर कौन सी बुक को फॉलो किया जाए,
कोई एक राइटर या कोई एक बुक, तो ऑफकोर्स इस एरिया में एक या दो किताबों से आपका काम नहीं चलने वाला है। यहाँ पे ग्रेजुएशन का जिस भी यूनिवर्सिटी का मटेरियल आपको मिलता है आप उसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं, बिकॉज ग्रेजुएशन में जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसके बाद इन 3 यूनिट्स को जब आप कवर अप कर लेंगे तो आप इसके बाद जाते हैं अगली एरिया की तरफ। अब अगला एरिया हमारा डील करता है इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी के साथ। अब इंटरनेशनल रिलेशंस जब आप पढ़ते हैं तो उसमें यूनिट नंबर 1 का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशंस में भी आप थ्योरीज को ही डिस्कस करते हैं इनिशियली, जहां पे आप फॉर एग्जांपल आपने यूनिट नंबर 1 में पढ़ा रियलिज्म को, तो यहाँ पढ़ेंगे न्यू रियलिज्म क्या है, नव यथार्थवाद क्या है। तो आप जब यूनिट नंबर 1 को कवर अप करेंगे तो वहीं पर इन एरियाज को आप एड ऑन कर देंगे। इसके बाद यूनिट नंबर 5 में सेकेंड एरिया जो आपका आएगा ये डील करेगा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ। यूएन क्या है, यूएन के सिस्टम क्या है, बाकी सारी ऑर्गेनाइजेशन जो फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे WTO, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके क्या रोल है। इसके अलावा अलग अलग समिट्स जो होते हैं पूरी दुनिया में और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जियोपॉलिटिक्स में, आप उन सबको पढ़ेंगे। और उसके बाद तीसरा एरिया जो आता है दैट इज कॉल्ड कंटेम्पररी इशू, तत्कालीन क्या समस्या है दुनिया के आगे क्या है। टेररिज्म इसमें एक इंपॉर्टेंट मुद्दा हो जाता है। इस समय एनवायरनमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। आप जो भी इंटरनेशनल समिट देखेंगे, बैठक देखेंगे, इवन इकोनॉमिकल कंडीशंस भी आज एनवायरनमेंट से काफी इंपैक्ट हो रही हैं। इन सब को आप यहाँ पढ़ते हैं। इसके बाद जब आप इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे आते हैं तो एक बहुत इजी हैंड आपको मिल जाता है, बिकॉज इंडिया की डीलिंग इंटरनेशनल रिलेशंस में क्या है उसका काफी आइडिया आपको यूनिट नंबर 5 को जब आपने पढ़ा है, G20 आप पढ़ के आए हैं, आसियान क्या है, ब्रिक्स क्या है, इन सब चीजों को आपने समझा है, तो वहां से इंडिया का रोल भी काफी हद तक क्लियर हो जाता है। यहाँ पे आप सबसे पहले पढ़ेंगे इंडियन फॉरेन पॉलिसी की शेप क्या रही, किस तरह से भारत के जो फॉरेन पॉलिसी के फाउंडिंग फादर माने जाते हैं नेहरू जी, नेहरूवियन एरिया में क्या पॉलिसीज रही, उसके बाद इंदिरा गांधी के समय में क्या पॉलिसी रही, रशिया से आपके रिलेशन पहले कैसे थे, आज मॉडर्न टाइम में कैसे हैं, अमेरिका आपका दुश्मन था फिर दोस्त बना, इन सब चीजों को आप पढ़ेंगे समझेंगे। चाइना आपका पड़ोसी देश आज क्यों इंडिया के इतना अगेंस्ट है, जो कि कभी इंडिया के साथ हुआ करता था, 62 की वॉर के बाद क्या चेंजेस आए हमारी पॉलिसी में, इस तरह की चीजों को हम यहाँ पढ़ते हैं। यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें, आप इस समय देख रहे हैं कि किस तरह के चेंजेस हमें देखने को मिल रहे हैं। यूक्रेन और रशिया की वॉर ने इंडिया की पोजीशन को कितना स्ट्रांग बनाया है, इन सब चीजों को आप पढ़ेंगे। अलग अलग प्रधानमंत्री के समय में क्या क्या फॉरेन पॉलिसी रही। अब यूनिट नंबर 5 और 6 को कवर अप करने के बाद आपके सिलेबस का सबसे मेजर एरियाज कवर अप हो चुके हैं। 50% सिलेबस आपका कवर हो जाता है, पहली 3 यूनिट और ये 2 यूनिट। अब इसके बाद थर्ड एरिया आता है आपके सिलेबस के अंदर, जहां पर आप पढ़ते हैं IGP, दैट मीन्स इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स। यूनिट नंबर 7 डील करती है आपकी, ये बात करती है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेमवर्क क्या है, ये फ्रेमवर्क फॉर्मेशन में कैसे आया है। यहाँ पर आप बहुत सारे मटेरियल का इस्तेमाल कर सकते हैं, बिकॉज ग्रेजुएशन में आप काफ़ी इस चीज़ को पढ़ते हैं। 9 to 12 की NCERT किताब को भी आप अपनी बेसिक रीडिंग में ले सकते हैं। इसके अलावा एक बुक जो कि बहुत रिकमेंडेड होती है एम लक्ष्मीकांत को आप पढ़ सकते हैं अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। इसके अलावा इसी यूनिट के अंदर आप पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की अलग अलग एरियाज क्या क्या है। फॉर एग्जांपल कैग क्या काम करता है, ठीक है, कंट्रोलर जनरल क्या है, राष्ट्रपति की क्या पावर है, प्राइम मिनिस्टर का क्या रोल है, ठीक है, इस तरह की चीज़ों को आप पढ़ेंगे। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज क्या है, इंडिया का फेडरल स्ट्रक्चर क्या है, इन सारे कोर एरियाज को कॉन्स्टिट्यूशन के आप कवर अप करते हैं। इसके बाद आपके पास आती है यूनिट नंबर 8, जो कि अगेन इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स का एक हिस्सा है। यहाँ पर आप हिस्ट्री और प्रेजेंट दोनों का समन्वय पढ़ेंगे। आप पढ़ेंगे अलग अलग मूवमेंट्स क्या रही भारत में, आज के समय में किस तरह के इश्यूज भारत देख रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज का सिस्टम भारत में क्या है, क्या इनकी आइडियोलॉजीज होती है, इन सबको आप पढ़ेंगे। अगेन इसके अंदर आपको बहुत सारी बुक्स काम में आ सकती हैं, रजनी कोठारी को भी आप कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप बेसिक किताबें पढ़ रहे हैं, अपनी NCERT की किताबें अगर आप पढ़ते हैं, तो उसमें आपको सोशलिज्म जैसे टॉपिक मिलेंगे, जहां पर किस तरह से सोशलिज्म की नींव भारत में रखी गई, मार्क्सिज्म के बारे में भी पढ़ने को मिलेगा। इन सब का एक फ्रेमवर्क आप वहां से ले लेंगे। ग्रेजुएशन का मटेरियल और मास्टर का मटेरियल अगेन यहाँ पर बहुत हेल्पफुल आपके लिए होने वाला है। इसके बाद आते हैं अपने फोर्थ पार्ट की तरफ, विच कवर यूनिट नंबर 9 एंड 10 इन आवर सिलेबस। यूनिट नंबर 9 थोड़ी सी टफ हो सकती है आपके लिए, बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है और सबसे ज्यादा लेंथिएस्ट एरियाज में से भी एक मानी जाती है, बिकॉज थॉटिकली काफी कुछ आपको पढ़ना होता है।
बट नए सिलेबस के साथ हमारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की यूनिट काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। आप वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जैसे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, मैरी फॉलेट पार्कर को आप यहाँ पढ़ते हैं। पॉलिटिकल साइंस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एक ऐसी फील्ड है जो डील करता है एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस के साथ। तो यहाँ पर आप मल्टीपल एरियाज को पढ़ते हैं। आपके लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आपके पूरे सिलेबस में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का रोल कंपेरेटिव में काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आप इसको कवर अप करने के बाद आते हैं यूनिट नंबर 10 के पास। यूनिट नंबर 10 जो है अगेन आपके सिलेबस में एक बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है बिकॉज ये बहुत ईजी भी है। आप बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स और बहुत इजी एरियाज को पढ़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मनरेगा क्या है भारत में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट्स क्या काम कर रहे हैं भारत के अंदर, इसके अलावा लोकायुक्त लोकपाल क्या है, ठीक है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन क्या है। बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आप यहाँ पर पढ़ते हैं जो कि आपके लिए बहुत ईजी होता है। आप किसी भी बेसिक बुक से इसको ईजिली कवर अप कर सकते हैं। अब इसी के साथ अगर आप देखें तो आपकी 4 एरियाज कवर अप हो गए हैं। टोटल नंबर ऑफ यूनिट आपके सिलेबस में 8 पूरी हो चुकी हैं, या मैं कहूँ तो प्रैक्टिकली 9 यूनिट्स पूरी हो चुकी हैं। अब इसके बाद लास्ट पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। यूनिट नंबर 4 इससे डील करती है। देखिए, जब कंपैरिजन करनी है तो ऑफ कोर्स कंपैरिजन 2 चीज़ों के बीच में होगी। तो जब तक आप पूरा सिलेबस खत्म नहीं करेंगे, जब तक कंपैरेटिव पॉलिटिक्स को पढ़ने का कोई फायदा मेरे हिसाब से नहीं होता है। अब यहाँ पर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के अंदर आप किन चीज़ों को पढ़ते हैं? आप कॉन्सेप्ट्स को पढ़ते हैं, कंटेम्प्रेरी टाइम में क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, पहले किस तरह से ये काम किया करते थे, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम सब जानते हैं कि हर देश का एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है या अनरिटन होता है, बट वो वर्क कर रहा है इफेक्टिवली, क्या वो लोगों को ऑप्रेस तो नहीं कर रहा, दिस इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। तो इस तरीके से आप एरियाज को पढ़ते हैं। यूरोपियन स्ट्रगल क्या रही, नॉन यूरोपियन स्ट्रगल्स क्या रही, इन सारे एरियाज को आप फोकस करेंगे। तो इसके साथ ही आपके सिलेबस की 10 यूनिट कंप्लीट होती हैं और 5 डिफरेंट एरियाज कवर अप होते हैं। तो ये पैटर्न हमारा रहता है इसको पढ़ने का। ऑल्दो यहाँ पर स्टूडेंट्स का क्वेश्चन ये आता है कि सर जब हम इसको स्टार्ट करें तो फ्लो किस तरीके से हमें बनाना है, तो इसको मैं दोबारा से आपको समझाऊंगा। यूनिट नंबर 2 से हम शुरुआत करेंगे, यूनिट नंबर 1 पे जाएंगे, देन यूनिट नंबर 3, देन यूनिट नंबर 5 एंड 6, देन 7 एंड 8, देन 9, 10 एंड 4th यूनिट। इस तरीके से हमें अपने सिलेबस को कवर अप करना है। 3 महीने का टाइम यूजीसी नेट के सिलेबस को कवर अप करने के लिए मोर देन इनफ रहता है। इसमें अगर आप बिल्कुल जीरो से भी स्टार्ट करते हैं, अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसने ग्रेजुएशन किसी और सब्जेक्ट में की है एंड ही वांट टू कवर दिस सिलेबस, तो 1 महीने का टाइम आप एक्स्ट्रा लीजिए ताकि आप अपना बेस कवर अप कर सकें। पर कंसिस्टेंसी ऑफ स्टडी बहुत जरूरी है, प्लस आप 2 सब्जेक्ट्स को साथ में लेके चलिए, 2 अलग एरियाज को। फॉर एग्जाम्पल आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट सुबह पढ़ा है तो शाम में आप आईजीपी पढ़ सकते हैं या आप इंटरनेशनल रिलेशंस पढ़ सकते हैं, बिकॉज दोनों अलग एरियाज हैं और इसलिए कोई हौच पौच भी नहीं होगा, आपके लिए भी पढ़ना इसको ईजी रहेगा। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात, करंट अफेयर्स का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपके कुछ यूनिट्स के अंदर। स्पेशली अगर मैं बात करूँ आईजीपी के अंदर करंट अफेयर का रोल है। कोई लेटेस्ट अमेंडमेंट आया है, लोकसभा की कोई कार्रवाई है, उनसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे, या फिर कोई नया चेंज आया है, किसी भी तरह का एक्ट से रिलेटेड कोई चेंज आया है, वो आपसे पूछा जा सकता है। केसेस को लेके काफी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल रिलेशन में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितने भी समिट्स होते हैं, उनकी लेटेस्ट अपडेट से लेके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप यूजीसी नेट के लिए पढ़ रहे हैं तो अपने सोर्सेस को आप बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई मत कीजिए। कोशिश कीजिए कि अपनी नॉलेज के लिए आप जिन जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा कंस्ट्रेंट हो। मल्टीपल बुक्स को फॉलो करना या मल्टीपल रीडिंग्स को फॉलो करना आपको कंफ्यूज कर सकता है। मेक श्योर कि आप जो भी पढ़ रहे हैं किसी भी राइटिंग से, किसी भी बुक से, आप उसके सेल्फ नोट प्रिपेयर करते रहिए ताकि एग्जाम के लास्ट डेज में प्रिपरेशन जब आप कंप्लीट कर चुके हो, रिवीजन कर रहे हो, तो उस समय आपको बहुत ज्यादा हौच पौच को फेस ना करना पड़े। तो स्टूडेंट, आई होप कि ये एक स्ट्रैटेजी जो है बेसिकली सिलेबस को लेके वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। साथ ही यहाँ पर एक चीज और मैं ऐड ऑन करना चाहूंगा। लेटेस्ट एग्जाम के हिसाब से हमने देखा कि क्वेश्चंस के अंदर क्रोनोलॉजी ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, चाहे वो बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएं या थिंकर्स की राइटिंग्स के अलावा कोई आइडियाज को लेके क्वेश्चन पूछा जाए या कंपैरिजन की क्वेश्चन पूछे जाएं या क्रिटिसिज्म पूछी जाए। तो इन सब के ऊपर भी हम लोग आने वाली वीडियोस के अंदर डिस्कशन करेंगे। पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म के ऊपर मैं आने वाले समय में कुछ वीडियोस डालूंगा। आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, फॉलो करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।